नमस्कार दोस्तों जी, मेरा नाम है विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रात के 8 बजे रोजाना मैं लेके आता हूं बिहार एस्टेट की क्लासेस फॉर कंप्यूटर साइंस। अगर बिहार एस्टेट पे आप एक सपना है कि एक सीट श्योर करना है तो ये 8 बजे वाला सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं सेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और प्रीवियस ईयर पेपर की कड़ी है जो लेके आगे मैं बढ़ रहा था। आज उस कड़ी का तीसरा दिन है। प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 में हुआ था उसी के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करी थी जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने सॉल्व कर दिया। मैं आपको पूरा बता देता हूं इसके बारे में। ये क्लास क्या है ऑलरेडी आपको मालूम है। दूसरा पॉइंट होता है अभी जो कड़ी हमारी चल रही है सेशन, वो क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर 2023 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम डेट जो 12/9/2023 को एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले। जो नए बच्चे उनके लिए खासकर मैं बता दूं, इससे पहले 2 वीडियो हुई थी जिसे यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 मेरा हो चुका है और पार्ट 2 मेरा हो चुका है, यानी इसमें लगभग 35 क्वेश्चन, इसमें लगभग 35 क्वेश्चन। और आज हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें बाकी का जो 30 क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि ये पूरा फिनिश भी हो जाए, यानी आज पूरा ये प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सारा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही बताता हूं, जो नए बच्चे हैं ये दोनों वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको फायदा हो जाए। पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हैं तो डिफिकल्टी ऑफ लेवल है वो आपको समझ में आ जाता है। उस हिसाब से आगे का प्रिपरेशन जब आप कर रहे होंगे, किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, ये आपको पता लग पाता है। मैं आपको और भी बता देता हूं। इससे पहले एक वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है। तो काइंडली अगर आप कंसर्न है एस स्टेट के बारे में, अगर सपना है इस बार के एस स्टेट को क्वालिफाई करना, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने उसमें दिया है। चलिए बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के बच्चों, अगर आप एस स्टेट के डेडिकेटेड बैचेस इफ यू वांट तो ये जनक बैच में लेके आ रहा हूं। ये जनक बैच है बिहार एस स्टेट 2024 के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए बैच है। और ये बैच को मैं ऐसा डिजाइन किया हूं कि यहां पे हम लोगों ने टोटल 150 नंबर की क्लासेस मैं दूंगा, जिसमें 100 नंबर का कंप्यूटर है उसका प्रिपरेशन, ऑल 15 यूनिट विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब यहां पे देना। साथ ही साथ आपको 50 नंबर का जनरल पेपर, वो भी आपको इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अगर डेडिकेटेड से बैच के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ जाइए। नाम ही इसका मैंने जनक लिखा है, तो जनक का कहने का मतलब यही है कि ये आपका एक नया जन्म देगा, आपको एस स्टेट के लिए तैयार करके ये खड़ा कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। अगर इस बैच में आप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करने के लिए इंप्लीमेंट करें Y706 Y706 का इस्तेमाल करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको 77 to 80% का आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये बैच आपका है 1700 से 1800 के बीच में आपको लाइव हो जाए। कुछ कॉइन्स वगैरह है वो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एप्लीकेशन से लीजिएगा तो कुछ आपको आर्थिक फायदा और हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉइन, यानी 1700 समथिंग को आपका कुछ पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए बैचेस के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से क्वेश्चंस लिया गया है। A context-free grammar G is a Chomsky normal form if every production is of the form of। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछा गया है कि इनमें से एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ है तो कौन सा है जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि किसे हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म मान सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है कि सर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिकली सबसे पहले आप सीएफजी समझिए। सीएफजी क्या होता है, सीएफजी कहने का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कोई भी ग्रामर का यूज कहां पड़ा, आप एक मैं लाता हूं इंग्लिश वाले ग्रामर में। ठीक है, बेसिकली जब कंपाइलिंग हो रहा होता है, कंपाइलिंग के दौरान जब हम कंपाइलेशन किया जा रहा है, कंपाइलिंग फेज में आपने पढ़ा होगा सिंटेक्स एनालाइजर के बारे में। ठीक है, तो उस दौर में क्या होता है कि आपने जो लिखा है उसमें सही ग्रामेटिकल रूल फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये भी चेक किया था। अलग अलग ग्रामर रूल बना हुआ है, रेगुलर ग्रामर हो गया, सीएफजी रूल हो गया, चॉम्स्की रूल हो गया, अलग अलग तरीका से ग्रामरली चेक किया जाता है। ये उसी प्रकार से जैसे इंग्लिश का ग्रामर चेक किया जाता है। ठीक है, कि भाई सही टेंस इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसी तरह कंप्यूटर में भी ये चेक होता है। तो उसी में हम सीएफजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी का एक वेरिएंट है ये। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर किसी को हम ग्रामर क्या हो सकता है ग्रामर का पार्ट, तो सिंपल सा बात है, किसी ग्रामर का पार्ट क्या हो सकता है, यानी सीएफजी का पार्ट क्या हो सकता है, उसमें एक नॉन टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। पहले एक नॉन टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं नॉन टर्मिनल सिंबल को हम लोग यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट, इसके बारे में डिटेल पढ़ा रहूंगा, बस अब एक थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। एक नॉन टर्मिनल सिंबल हमारा होना चाहिए, फिर हमारा क्या होना चाहिए, एक टर्मिनल सिंबल भी होना चाहिए। बेसिकली टर्मिनल सिंबल को हम लोग ऐसे स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसके बाद इसमें एक प्रोडक्शन रूल होना चाहिए और इसमें एक स्टार्ट सिंबल होना चाहिए। ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है कोई भी ग्रामर। अब उसी में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म जो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फुलफिल
एट मस्ट टू कंडीशन, एट मस्ट टू कंडीशन, ठीक है। दो कंडीशन, अगर ये याद रखना होगा, ये मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे इसको याद रखना है। फुलफिल एट मस्ट टू कंडीशन, ये फुलफिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर ए गोज टू बी सी है तो इस केस में क्या है, ए बी और सी जो होगा, ए बी और सी होगा, ये मेरा नॉन टर्मिनल होगा। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। और ए गोज टू ए भी होना चाहिए, इस केस में भी ए मेरा क्या है, तो ए मेरा नॉन टर्मिनल है। ए मेरा क्या है, तो ये मेरा नॉन टर्मिनल हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ये दोनों कंडीशन अगर मीट कर रहा है उसको हम लोग चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कह देंगे। चलिए, तो यहां कहां यही कर रहा है ना, ए गोज टू बी और ए गोज टू ए, यहां पे हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा ये टर्मिनल सिंबल और नॉन टर्मिनल सिंबल का पार्ट क्या होता है। तो टर्मिनल सिंबल कहने का मतलब ये हो गया, मैंने बताया स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था। टर्मिनल सिंबल कहने का मतलब हो गया एक ऐसा कंपोनेंट जो मेरे सेंटेंस का पार्ट होगा, एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे सेंटेंस का पार्ट होगा, उसको टर्मिनल सिंबल कहेंगे। नॉन टर्मिनल सिंबल क्या होगा कि बेसिकली पार्ट ऑफ द जनरेशन तो होगा, मतलब जब वो पूरा रूल बना रहे होंगे उसका पार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस का वो पार्ट नहीं होगा, वो मेरा नॉन टर्म। यानी जब पूरा जनरेशन रूल बनेगा, जब हम पूरा रूल वो कन्वर्ट करके जो जनरेट कर रहे होंगे आउटपुट, तो उसमें उसका पार्ट होगा, लेकिन सेंटेंस का वो पार्ट नहीं होगा, उसको हम लोग नॉन टर्मिनल कहते हैं। तो ये हम पूरा विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे, फिलहाल यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया। तो बेसिकली किसी भी ग्रामर का ये होना चाहिए, उसमें नॉन टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए, प्रोडक्शन रूल होना चाहिए और स्टार्ट सिंबल होना चाहिए। उसी में चॉम्स्की क्या होता है, जो दो कंडीशन को फुलफिल करे उसे चॉम्स्की कहते हैं। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन आपका बहुत आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया रहा है, नेट में से सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको एक दिया रहता है, इस प्रोडक्शन रूल दिया रहता है और फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं, बस अगर रूल पता है कि सीएफजी क्या होता है, चॉम्स्की क्या होता है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये भी उसी तरह का, आपको रूल यहां पे बस पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्या पूछा जा रहा है वो देख रहे हैं। सीएफजी है, अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एस गोज टू एस एस पाई ओ एस वन आई एस ओ जनरेटर, ये किसके बराबर। तो ये भी एक तरह से उसी तरह इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक तरह से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, बस अभी इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी इससे पहले दे दी है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, ए CFG ग्रामर S goes to SS by OS1 and ISO is generated, वो कब हो पाएगा, तो इसके यहाँ तभी हो पाएगा जो इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड इक्वल नंबर ऑफ 1 होगा। यानी कि इस पैटर्न में वो तभी फुलफिल कर पाएगा इक्वल नंबर ऑफ 0, यानी कि हम बना बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए जो आगे हम, जैसे इक्वल नंबर ऑफ 0 होना चाहिए, नंबर ऑफ एंट्री इसको कहा जाता है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ 0 होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ 1 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एंट्री होता है। आप इसको ऐसे समझ लो, सिंपल सा बात है कि एक मैंने कल एक बात बताई थी ऑटोमेटा के बारे में। ऑटोमेटा क्या होता है, एक पैटर्न चेकिंग करने के लिए एक मशीन बना हुआ है, ठीक है। पैटर्न कहने का मतलब यही पैटर्न है ना कि भाई इक्वल नंबर ऑफ 0 इक्वल नंबर, एक पैटर्न बन गया ना। अगर मैं लिखता हूं कि 1 1 1 0 0 0 तो ये भी एक पैटर्न है। अगर मैं लिखता हूं 0 0 1 1 ये भी एक पैटर्न है। तो इस पैटर्न मैचिंग करने के लिए ऑटोमेटा बना हुआ है। तो उसी में से एक ही उसी में से ये ग्रामर है। तो ये ग्रामर, ये कंडीशन उसको कब हो पाएगा, जब इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड इक्वल नंबर ऑफ 1 हमारा हो रहा है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन रूल भी यहां पे पढ़ना होगा, तब ये क्लियर होगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में तो कल भी चर्चा कर चुके हैं, तो हम इस पे विस्तार पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मैंने पूरा बता दिया था कि किसका क्या लेवल होता है। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के कैटेगरी में कौन आता है, कौन सा लेवल। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, एक बार कल वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा बता दिया था यहाँ पे कि चॉम्स्की का लेवल क्या क्या होता है। कितने ऐसे बच्चे जो कल वाली क्लास देखे थे, ठीक है। तो कल मैंने हायरार्की इसके बारे में पूरा बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि भाई लेवल 0 होता है, टाइप 0 होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 3। तो सिंपल सा बात है, ये जो आपका पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा है, जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है। तो ये जो मेरा होता है वो बेसिकली मेरा किस में होगा, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रख सकते हैं टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना, हाँ ठीक है, रिकर्सिव वाला है। तो रिकर्सिव वाला अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फाइनाइट है, इस पे तो नहीं आएगा। चलिए,
तो बेसिकली ये अनरिस्ट्रिक्टेड ये टाइप 0 में आएगा, ये टाइप 0 में आएगा, ठीक है। ये टाइप 0 में, कल वाला मैंने एक हिरार्की बताया था उसी में से ये टाइप 0 में आएगा, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यू जो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बात है, आ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज आ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। व्हाट इज अ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है ये पूछा गया है। तो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन का ही एक टाइप है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन का ही एक टाइप है, एक ट्यूरिंग मशीन का ही एक सब टाइप कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। और ये क्या होता है, सिंगल अगर पार्ट पे करता है, सिंगल टैप ट्यूरिंग मशीन होता है, ये सिंगल टैप ट्यूरिंग मशीन होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम बात करते हैं सर, ठीक है, ये ट्यूरिंग मशीन क्या है, तो ट्यूरिंग मशीन आपका एक तरह से कह सकते हैं, थोड़ा सा टीओसी में इसका जिक्र है, थोड़ा सा एआई में भी इसका जिक्र है, ठीक है। इसका टीओसी में भी थोड़ा सा यूज है और थोड़ा सा एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हुआ है तो यहीं से स्टार्ट हुआ है उसका, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में, तो क्या इसका होता है सर। तो सिंपल सा बात है, एक तरह से एक कंप्यूटेशन है, एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा, हाँ, इसका अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो एक तरह से कंप्यूटिंग मशीन है, ठीक है। आप इसको ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आप इसको ऐसा, ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जो बहुत एक कंप्यूटेशन करेगा, ऑटोमेटिक शब्द बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक्सन कैलकुलेशन का काम करता है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, खासकर एआई में देखने को मिलता है, उसमें ट्यूरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हीं में से एक टाइप है हमारा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, जो सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन पे काम कर रहा था। तो ट्यूरिंग मशीन का क्या है और टाइप है, एक तरह से ये भी एक प्रोडक्शन रूल की तरह काम करता है। इसमें भी थोड़ा सा आपको वेरिएबल्स वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा, तो जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल आंसर ही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, ट्यूरिंग मशीन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा मशीन जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशनल टेबल पे हाँ इसका भी इस्तेमाल होता है, ट्रांजिशनल डायग्राम पे इसका भी इस्तेमाल होता है, इंस्टेनियस डिस्क्रिप्शन पे इसका भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस इज अबाउट द ट्यूरिंग मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रीड रेंज ऑफ RFID। ये RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कि MI सीरीज जो मूवी है था टॉम क्रूज वाला, उसमें एक मूवी में जो मैंने देखा था, खासकर क्या होता है कि एक चिप इंजेक्ट कर दिया जाता है, चिप इंजेक्ट कर दिया था इंसान में, वो इंसान जहां भी जाएगा हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या किया जाता है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो स्पाई वाले काम होता है या फिर जासूसी का जो भी है, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू भी कभी कभी किसी जानवर में कभी कोई चीज चिप लगा के उसको ट्रैकिंग के लिए डाला जाता है। तो बेसिकली वो रैपिड टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रैकिंग के लिए हम लोग रैपिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रैपिड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो सवाल ये पूछा गया यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, और आपसे ये पूछा गया है कि दोस्तों ये बताओ कि मैक्सिमम इसका कितना रेंज हो सकता है। तो भाई अगर किसी चूहे में आप डाल दो, किसी खरगोश में डाल दो, तो 5 किलोमीटर के दायरा में होगा तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसका 5 सेंटीमीटर इसका दायरा होता है, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, विच जिगबी डिवाइस यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन जिगबी डिवाइस, ठीक है। अब ये जिगबी डिवाइस क्या है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, स्पेलिंग भी इसमें डिवाइस का गलत ही है, ठीक है। डिवाइस स्पेलिंग का गलत, इसलिए रेड आ गया है। चलिए, तो अब ये सवाल है कि जिगबी डिवाइस इज यूज टू, बेसिकली जिगबी डिवाइस क्या होता है ना, आप एक तरह से इंटरमीडिएट डिवाइस है, एक तरह से नेटवर्किंग ही डिवाइस है, एक तरह से ये राउटर ही है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कोई नेटवर्क में जोड़ पा, अगर आप इसको ऐसे समझिए कि पूरा एक हब है, ठीक है, और यहां से एक डिवाइस मैंने जोड़ा, यहां से एक डिवाइस जोड़ा, फिर यहां से एक डिवाइस जोड़ा, ऐसा करके अलग अलग डिवाइस जोड़ा। अब क्या है कि यहां पे भी एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ रही है, यहां से भी एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो अब हम यहां से भी कम्युनिकेट, ऐसे भी कुछ कर भी सकते हैं, कोई भी हम आर्किटेक्चर बना सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या है कि अगर मान लो कि ये डिवाइस है,
ठीक है, ये एक सेंट्रल डिवाइस है, इसको भी कंसिडर हब है, समझ लो। अगर ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, अब मामला ये है कि यहां से यहां जाने के लिए बीच में ये इंटरमीडिएट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है। ये इंटरमीडिएट डिवाइस ही मेरा क्या होगा, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ZigBee राउटर, एक तरह से राउटर ही है, ठीक है, एक तरह से ये राउटर है। अब आपके दिमाग में से ये राउटर क्या है, तो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। तो ये एक राउटर का एक टाइप है, फिलहाल ये समझिए, जो इंटरमीडिएट नोड की तरह यहां पे काम कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे ये समझिए कि सर ये राउटर क्या होता है, तो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपने सुना होगा। आपने राउटर का काम होता है, अगर हम लोग को वैन को और लैन को जोड़ना है, समझिएगा, वैन को और लैन को जोड़ना है, लैन और लैन को जोड़ना है, लैन और मैन को जोड़ना है, तो हम राउटर को प्रीफर करते हैं। उसी प्रकार और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे आपने नाम सुना होगा स्विच के बारे में। स्विच क्या करता है, अगर मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में अगर ऐसे करके 50 कंप्यूटर है और मेरे पास एक इंटरनेट आ रहा है और मेरे पास ये इंटरनेट है, ये हमारे 50 कंप्यूटर में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो स्विच का इस्तेमाल होता है यूज टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए लैन, एक लैन के सारे कंपोनेंट को जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विच का, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है ब्रिज, भी एक डिवाइस होता है। ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा ऑफिस है 3 फ्लोर में है, ठीक है, तो फ्लोर 1 और फ्लोर 2 फ्लोर 3 को अगर जोड़ना है तो हम बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो इसीलिए उसको कहा जाता है एक ऐसा डिवाइस जो सेगमेंट ऑफ लैन को जोड़ता है। स्विच क्या कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ लैन को जोड़ रहा है। यानी ये मेरा कमरा है, इस कमरे में 50 लैपटॉप है, ठीक है, एक इंटरनेट का कनेक्शन है, तो उस इंटरनेट का कनेक्शन लाएंगे, हम स्विच में जोड़ेंगे और स्विच से 50 कंप्यूटर को जोड़ देंगे, तो 50 मेरा इंटरनेट चला जाएगा, ठीक है। वही अगर आपको ब्रिज का यूज करना है, तो यहां पे भी एक 50 कंप्यूटर का सेटअप है, मेरा ऊपर वाले फ्लोर में 50 कंप्यूटर का सेटअप है, उससे ऊपर वाले में भी 50 कंप्यूटर का सेटअप है, तो इन तीनों को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे डिवाइस नेटवर्किंग है, जैसे हब होता है, जैसे गेटवे होता है, जैसे वीसेट होता है, जैसे मॉडेम होता है। तो हर डिवाइस का यूजेस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे जब पढ़ रहे होंगे चैप्टर, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हो गया ना, जिग्स द इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT, ठीक है, IoT है, एक्सेस करता है रियल टाइम। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए इस पे हम बात कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अब इंटरनेट ऑफ, ये हमारा आ गया ना एडवांस कंप्यूटिंग सेक्टर पर अगर हम बात करते हैं। चलिए, तो पूछा क्या गया है, द इंटरनेट ऑफ थिंग एक्सेस टू रियल टाइम डेटा एंड द इंट्रोड्यूस ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम मार्क द बिग चेंजेस ऑफ फॉर दिस एरा। तो ये किसका वर्जन है, तो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के बारे में जो आप पढ़िएगा तो अलग अलग वर्जन है, उस पर आप चर्चा कर रहे होंगे, तो उसी में से ये लिया गया है। क्वेश्चन आपका इंडस्ट्री 4.0 होगा। बहुत सारे बच्चों को IoT के बारे में जानकारी नहीं होगा भी, आजकल के डेट में IoT के बिना तो चल ही नहीं रहा है। IoT है क्या, सिंपल सा बजिए, हर चीज का वर्जन आता है ना, कि हम लोग मोबाइल सिग्नल में भी कहते हैं 1G 2G 3G 4G, उसी तरह IoT में वर्जन है जिसका इंडस्ट्री 4.0 है, जो रियल टाइम डेटा को एक्सेस करता है और जो साइबर फिजिकल सिस्टम को मार्क कर सकता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। सर ये IoT होता है क्या, आज के डेट में आपके मोबाइल में भी इंटरनेट है। अब मोबाइल में चलो है तो नॉर्मल सा बात है, आपके घड़ी में इंटरनेट है, आपके टीवी में इंटरनेट है, आपके कार में इंटरनेट है, आपके वॉशिंग मशीन में इंटरनेट आ गया है, अलेक्सा प्ले द सॉन्ग, म्यूजिक सिस्टम इंटरनेट आ गया है। तो दुनिया का हर जितने भी गैजेट आपके आसपास है ना आज के डेट में, सब में इंटरनेट है। क्यों भाई, क्योंकि आज युग आ चुका है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का। तो इंटरनेट हर डिवाइस में, इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अगर इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के बारे में वर्जन वगैरह पढ़िएगा तो उसमें इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट बाउट रेट ऑफ मॉड्यूल्स RTU, ठीक है, आर द डिफॉल्ट बाउट रेट ऑफ मॉड्यूल्स R2U, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा सर ये बाउट रेट क्या होता है, या फिर मॉड्यूल्स R2 क्या होता है। तो R2 मतलब होता है ना, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, TCP तो कंसिडर नहीं होगा, RTU को आप समझ लो रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, ठीक है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है। एक तरह से एक ऐसा डिवाइस है जो रिमोटली डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, आप इसको ऐसे समझ लो। तो बेसिकली क्या है, पूछा गया है इसका डिफॉल्ट, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट बाउट रेट मॉड्यूल्स RTU का क्या होता है, तो वो मेरा होता है 9600 होता है। वो कितना होता है, हाँ वो मेरा कितना होता है, तो वो मेरा 9600 होता है, ठीक है। और भी अलग अलग वेरिएंट है, लेकिन इन सारे ऑप्शन में कितना, सॉरी इन सारे ऑप्शन में कितना है, तो वो आप, सॉरी 9600 नहीं 92, सॉरी
19,200। तो सबसे पहले डिफॉल्ट बाउड रेट ऑफ मॉड्यूस आरटीयू क्या होता है? मॉड्यूस आरटीयू कहने का मतलब है रिमोट टर्मिनल यूनिट, यानी एक ऐसा डिवाइस जो रिमोटली किसी को कनेक्ट कर पा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूस आरटीयू। ठीक है, तो अब यहां पे बात है सर ये बाउड रेट क्या होता है? आपने सुना होगा बिट रेट के बारे में। बिट रेट का कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग, एक बिट रेट होता है, एक बाउड रेट होता है। हर किसी भी सिग्नल में दो चीज़ों के बारे में चर्चा कर पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा इंटरनेट स्पीड 50 Mbps का स्पीड से जा रहा है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जो मोबाइल है वो 50 Mbps का स्पीड से इंटरनेट दे रहा है। हम लोग ये हमेशा ये बात करते हैं ना बेटा, ठीक है, हमेशा ये बात। तो ये 50 Mbps का स्पीड से जो डेटा मेरा जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे बिट रेट। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बिट रेट। ठीक है, 50 MB यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डेटा है वो मेरा बिट रेट हो गया। सॉरी, तो पर सेकंड आपका कितना डेटा जा रहा है, कितना बिट ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं बिट रेट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि पर यूनिट टाइम आपका, पर यूनिट टाइम आपका कितना सिग्नल जाता है उसको आप लोग कहते हैं बिट रेट कहते हैं, बिट रेट कहते हैं। उसी तरह रेट ऑफ चेंज सिग्नल को, रेट ऑफ चेंज सिग्नल को कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज सिग्नल को कहा जाता है बाउड रेट। ठीक है, बाउड रेट। ठीक है, बाउड रेट कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा समझिएगा, पर यूनिट टाइम जितना सिग्नल जाता है उसको बिट रेट कहते हैं। और अगला मेरा आ जाता है कि अगर हम इसको ऐसे बात करें बाउड रेट क्या है, तो पर सेकंड कितना सिग्नल चेंज हो रहा है, यानी कि ऐसे से ये जो चेंजेस हो रहा है ना, ऑसिलेशन, ये चेंज हो रहा है, इसे कहा जाता है बाउड। तो पर सेकंड कितना सिग्नल चेंज हो रहा है उसे हम लोग बाउड रेट कहेंगे। अब पर यूनिट टाइम कितना बिट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम लोग बिट रेट कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बोला गया। तो पर रेट सिग्नल चेंजेस को बाउड रेट, और पर यूनिट टाइम डेटा ट्रांसफर को हम लोग बिट रेट कहते हैं। ये क्लियर है? तो ये वैल्यूएशन है जो आपको याद रखना होगा। डिफॉल्ट बाउड रेट ऑफ मॉड्यूस आरटीयू जो एक तरह का डिवाइस है, रिमोट टर्मिनल की तरह काम करता है, यानी कि आप रिमोटली कनेक्ट कर पाते हैं। उसका क्या होता है? 19,200 होता है। इससे अलग अलग भी इसका है। ये उसी प्रकार से है जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि 1G में इतना स्पीड था, 2G में इतना स्पीड था, 3G में इतना स्पीड था। उसी प्रकार के इस डिवाइस का ये वाली स्पीड पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, चलिए ये अगले पॉइंट पे आते हैं। is an online storage device which can be browsed and from which item can be shared। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और पूछा ये गया है, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो बेसिकली क्या है? एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है। बिल्कुल यार, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है। विच कैन बी ब्राउज्ड एंड फ्रॉम विच आइटम कैन बी शेयर्ड। ठीक है, कैन बी, उसको सर्च भी किया जा सकता है, एंड फ्रॉम विच आइटम कैन बी शेयर, और उसमें आइटम भी शेयर किया जा सकता है। फाइंड माई आईफोन, आई वेब पब्लिश। ठीक है, या फिर हम बात करेंगे आई वेब पब्लिश तो नहीं होगा। अब मोबाइल मी गैलरी नहीं, आई डेस्क कह सकते हैं उसको, हम लोग क्या कह सकते हैं? आई डिस्क, सॉरी आई डिस्क। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा क्या है? तो ये मेरा एक तरह से डिस्क है ऑनलाइन। जैसे हम लोग क्लाउड के बारे में बात करते हैं, खैर पूरा क्लाउड नहीं है, थोड़ा सा यहाँ हिंट पे करा है ये। तो बेसिकली उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये मेरा क्या होगा? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना। ठीक है, जिनके पास आईफोन वगैरह होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो इसको स्टोरेज के बारे में बात बोल रहा है तो साइड से बात है। बेसिकली ये क्या होता है ना, आई क्लाउड इसको कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन वैसा ऑप्शन दिया नहीं है। आई क्लाउड है तो उसी से आ जाएगा आई डेस्क यहाँ पे। ये आई क्लाउड क्या होता है उसको बताते हैं। आई क्लाउड कहने का मतलब है एक ऐसा स्टोरेज जो वर्चुअली स्टोरेज है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, जैसे कि आपका गूगल फोटोज हो गया। ऐसे तब आजकल मोबाइल में हर चीज़ का अपना अपना क्लाउड है। आज के डेट में हमें पेन ड्राइव में फोटो करने की आवश्यकता नहीं, आप क्लाउड पे जाके स्टोर कर दो। तो बेसिकली क्लाउड दो तरह का है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, एक क्लाउड स्टोरेज होता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज के बारे में बोला गया था। क्लाउड स्टोरेज कहने का मतलब है एक ऐसा स्टोरेज जिसको हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। आज के डेट में गूगल ड्राइव जो है उसी का एग्जाम्पल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटिंग सर्विसेज जिसको हम लोग रिमोटली एक्सेस कर पाते हैं। जैसे आज के दौर में हमारा प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर क्या है? एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग प्ले स्टोर में जाते हैं, बना बनाया सॉफ्टवेयर हमें मिलता है, हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो कैसा है? तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक टाइप है। ठीक है,
कैसा टाइप है? तो याद रखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 तरह के सर्विस हम लोग यूज करते हैं। एक यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम लोग कहते हैं IaaS कहते हैं, IaaS कहते हैं। एक हम लोग कहते हैं PaaS कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और एक हम लोग कहते हैं SaaS कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो याद रखिएगा IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हो गया, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, वो दे देगा। बना बनाया प्लेटफॉर्म, बना बनाया डेटाबेस क्रिएटेड है, टेबल बना हुआ है, कोई क्वेरी ऑलरेडी बहुत सारा क्वेरी लिखा हुआ है उसमें, तो बना बनाया डेटाबेस चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। तो बना बनाया प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपने नाम सुना होगा अमेजॉन वेब सर्विस का, अभी भी जाके एज्योर का। तो ये सब क्या है? ये सब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। आज के दौर में जितना हॉटस्टार, ये नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, ये इसी का इस्तेमाल कर रही होती है, बना बनाया टूल से यूटिलाइज करके अपना काम कर रही होती है। तो आज हम ऑनलाइन क्लास देते हैं हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे, दिन भर में 24 घंटा क्लास चलता है। तो इतना बल्क ऑफ स्टोरेज, आप 24 घंटा कहीं से भी क्लास एक्सेस कर पाते हो। क्यों भाई? क्योंकि क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो सिंपल सा बात है, उसी से लिया गया है। तो फिलहाल 2 चीज आपको यहां पे समझना चाहिए कि क्लाउड एक स्टोरेज है जैसे गूगल ड्राइव, एक क्लाउड कंप्यूटिंग है जैसे कि प्ले स्टोर। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 चीज है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्ले स्टोर है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आर यूज्ड टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ IIT। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारा कंप्लीट करना चाहेंगे आज के डेट में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनमें से कौन सा है ऐसा टर्म, ठीक है, इनमें से कौन सा ओवरकम द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ द IIT? IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए किसका इस्तेमाल, यूज टू ओवरकम द चैलेंज। IoT में अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको दूर कौन किया? क्लस्टरिंग, सॉफ्टवेयर एजेंट, सिंक्रोनाइजेशन एंड टेक्निक, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव सबका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, तो सारे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। IoT जब पढ़ेंगे तो सारे टर्म को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे क्लस्टरिंग क्या है? कोई भी चीज को ग्रुप बनाने को ही क्लस्टरिंग कहते हैं। ये डेटाबेस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत पढ़िएगा। ठीक है, तो ये तीनों का इस्तेमाल किया जाता है यूज टू ओवरकम, किसके लिए? तो किस रिसोर्स मैनेज कर लिए IoT में। रिसोर्स कहने का मतलब क्या है? स्टोरेज हो गया, CPU हो गया, उस सबको मैनेज करने के लिए ये तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लस्टर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सॉफ्टवेयर एजेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और सिंक्रोनाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग इस रिसोर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं IoT में। ठीक है, कितना भी कम करूंगा मुझे डेप्थ में जाना ही पड़ता है, क्या करूं। व्हाट इज द फ्रेम? फ्रेम क्या है? अगर मैं बात करता हूं तो फ्रेम क्या है, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। फ्रेम क्या है? डेटा टाइप है, या डेटा स्ट्रक्चर है, या वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज है। तो ये एक तरह से है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। नॉलेज को रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। एक मल्टीपल फ्रेम है। फ्रेम कैसे? वैसे और भी अलग चीज है। एक फ्रेम होता है जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, ग्राफिक्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें फ्रेम टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस में भी फ्रेम का इस्तेमाल किया, सॉरी नेटवर्किंग में भी फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा लिंक लेयर में जो डेटा बनता है वो फ्रेम के फॉर्म में ही बन रहा होता है। तो फिलहाल यहां पे फ्रेम क्या है? एक तरीका है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइपोनिम रिलेशन? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा गया है कि हाइपोनोमी नोमाई रिलेशन क्या होता है। तो A is a part of B, B has a part of itself, A is a subordinate of B। तो हाइपोनोमी रिलेशन कहने का मतलब क्या हो गया? हाइपोनोमी। ठीक है, हाइपोनोमी रिलेशन कहने का मतलब हो गया A is a subordinate of B, A is a subordinate of B is the right way। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बहुत सारा ऐसा टर्म आएगा जो लगेगा कि सर ये क्या है, तो थोड़ा सा उसके लिए अंदर में जाना होगा, उसके लिए बेसिक पूरा समझना पड़ेगा। तो जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 80 से 90% पूरे, अगर तीनों दिन का वीडियो आप जोड़ दोगे तो 90% चीजें आपको क्लियर मैंने कर दिया है कि भाई कौन सा चैप्टर से, कहां से। एक दो जैसे कुछ मिसलेनियस होता है। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा क्या होता है, कुछ डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, कुछ वेब टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए आपको जब स्पेसिफिक अंदर जाओगे तब ज्यादा क्लियर आउट होगा। वैसे 90 से भी ज्यादा हम कहेंगे तो वो मैंने क्लियर कर दिया है कि कहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर फिर भी डाउट है तो वो वीडियो देख लेना जहां पे मैंने बताया था किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क? सिमेंटिक नेटवर्क का एग्जांपल क्या है? सिमेंटिक नेटवर्क का इनमें से एग्जांपल कौन सा है, ये पूछा गया। ठीक है, सिमेंटिक नेटवर्क का एग्जांपल इनमें से क्या है वो पूछा गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो सेमेंटिक नेटवर्क का एग्जांपल इनमें से कौन है, ये आपसे पूछा गया, क्या होगा राइट आंसर। चलिए, वो आपका वर्ड ह्यूमन फ्लूइड चेन होगा, या माई सिंक्रोनाइजेशन, MISIN का मतलब माई सिंक्रोनाइजेशन, या फिर हमारा होगा ऑटोनमस कार ड्राइवर, ऑटोमेटिक कार ड्राइवर। तो वो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो ऑटोनोमस कार ड्राइवर सेमेंटिक कहने का मतलब होता है कि जो ग्राफ वाइज काम करेगा, ठीक है, जो हिरारिकल पे काम करता है, बेसिकली वो भी आ जाता है सेमेंटिक में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो दो जगह थोड़ा सा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, दो जगह पे थोड़ा सा बैठ रहा है। एक वर्ड नेट पे भी बैठ रहा है और दूसरा मेरा क्या होता है, एक वर्ड नेट पे भी बढ़ रहा है और ऑटोनोमस कार ड्राइवर में बैठ रहा है, ठीक है। सेमेंटिक नेटवर्क कहने का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो हिरारिकल ऑर्डर में काम करता है, ठीक है, हिरारिकल ऑर्डर में काम करता है, एक ऐसा इस तरह, इसको सेमेंटिक नेटवर्क। तो इसमें मेरा वर्ड नेट भी बैठ रहा है। वर्ड नेट बेसिकली क्या होता है ना, एक तरह का डेटाबेस है, ठीक है, एक तरह का डेटाबेस है, और ये मेरा ना सेमेंटिक डेटाबेस, अच्छा, यही होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, वर्ड नेट एक ऐसा, एक प्रकार का, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऐसा डेटाबेस है, एक डेटाबेस है जो सेमेंटिक रिलेशनशिप को बताता है, एक ऐसा डेटाबेस है जो सेमेंटिक रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, सेमेंटिक रिलेशनशिप को बताता है, यानी इस तरह के रिलेशन को ये भी बता रहा होता है। तो राइट आंसर मेरा वर्ड नेट ही होगा, ठीक है। मेरे दिमाग में आया था ऑटोनोमस कार ड्राइवर, क्योंकि ये भी तो एक तरह से रूट पे ही काम करता है ना, लेकिन हिरार्की का इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो राइट आंसर मेरा वर्ड नेट हो गया। थोड़ा सा सेमेंटिक कहने का मतलब जो हिरारिकल ऑर्डर में है उसको सेमेंटिक कहा जाता है। वर्ड नेट क्या है, एक तरह से ऐसा डेटाबेस जो सेमेंटिक रिलेशनशिप पे काम करता है। सेमेंटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि हम डेटा रखे हैं और इस तरह से रखे हैं, ठीक है। यहां मान लीजिए, आप इसको समझो ना कि एक मेरा केंद्र है दिल्ली, तो दिल्ली में कुछ डेटा है, दिल्ली ने अपना कुछ दे दिया बिहार को, फिर बिहार ने दे दिया गया को, गया का कोई तहसील होगा उसको दे दिया। तो इस तरह से कोई डेटाबेस स्टोर किया जा रहा है, तो उसको हम लोग सेमेंटिक डेटाबेस कहते हैं, उसी पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा था, फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो एक एक्सपर्ट सिस्टम का इनमें से कौन सा है जो एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, इनमें से कौन सा है जो एक एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल हमारा नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे आता है और क्या पूछा गया, थोड़ा सा इस पे हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा है जो एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, दैट इज द आंसर, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल या फिर हाईली रिस्पॉन्सिव या अनरिलायबल या हाई परफॉर्मेंस। तो एक्सपर्ट सिस्टम का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है, और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है कि आपका एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉजिक नहीं होगा वही नहीं होगा, सिंपल सा बात है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉजिक नहीं है वही आर्टिफिशियल नहीं होगा। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडेबल होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हिंट कर देते हैं, होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसा इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आज AI का दौर आ चुका है, AI दौर में क्या है, आपको ड्राइवरलेस कार देखने को मिल रहा है, आज के रोबोटिक सर्जरी देखने को मिल रहा है, आज के डेट में आपको और भी क्षेत्र में आपको ड्रोन सिस्टम देखने को मिल रहा है, ट्रैकिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं AI का ही टूल्स है और AI का ही पार्ट मेरा एक्सपर्ट सिस्टम हो पाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो अंडरस्टैंडेबल तो होगा ही, हाईली रिस्पॉन्सिव भी होगा ही, ठीक है। अनरिलायबल कहना ये नहीं, मतलब कम रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, तो भरोसेमंद तो है, हाई परफॉर्मेंस भी है, तो कौन सा नहीं होगा, तो अगर हम बात करते हैं अनरिलायबल, ये रिलायबल होगा। आज के डेट में रिलायबिलिटी पे काम ही किया जा रहा है, ChatGPT बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो अनरिलायबल है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, बाकी सब होगा। समझदार भी है, हाईली रिस्पॉन्सिव भी होता है। हम आज के डेट में, आप जाओ ना, कोई भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग जब करने जा रहे हो, अगर मान लो कि आपको चीनी है, ठीक है, कोई और ऐसा बताओ ना, जैसे कि हाँ, आप जाओ कोई भी ऑनलाइन ऐप पे जाओ और आप अपने भाषा में लिख दो कि मुझे ना स्वीट चाहिए, आप अपने बात, जैसे चीनी को लोग ना कहीं कहीं चीनी कहता है, कहीं कहीं मीठा भी लोग कह देता है, ठीक है, कहीं कहीं शुगर लोग कहता है। तो जाके आप ब्लिंकिट वगैरह में सर्च करोगे ना कि मुझे मीठा चाहिए, आपको चीनी दिखा देगा। आप अपने टूटी फूटी भाषा में लिख दो, आपके दादी उसमें बोल देगी ना, हमारा क्या चाहिए चीनी, वो ला के दे देगा चीनी। क्यों?
क्योंकि भाई ये न्यूरल सिस्टम का वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का यही सब तो खासियत है, तो दैट इज़ द वे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनरिलायबिलिटी, इसकी खासियत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज कैपेबिलिटी ऑफ ए पोजेसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी, ये भी सही है। सजेशन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू ए प्रॉब्लम, बिल्कुल। रिफाइनिंग देयर ऑन नॉलेज या सब्सटीट्यूटिंग ह्यूमन डिसीजन मेकर। तो बेसिकली क्या है, ये एक्सपर्ट सिस्टम ना एआई का एक टूल्स है और इसका जो बेसिक स्पेशलाइजेशन है वो ये है, सजेस्टिंग अल्टरनेटिव ऑप्शन टू ए प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव सजेशन देना, ये इसका सबसे बड़ा खासियत है अगर कैपेबिलिटी के बारे में बात करें। बाकी ये भी मेरा एआई पे काम में आ जाता है, पोजेसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी ये भी आता है, रिफाइनिंग देयर ऑन नॉलेज, ये नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम के ये खासियत होता है। तो एआई में अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से एक्सपर्ट सिस्टम को जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो आपका ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सही लग रहा है। अब आज खत्म कर देंगे इसको, आज ये खत्म हो जाएगा। तो बस आगे हम लोग को करना क्या, कल से हम, हाँ कल हम एक मैराथन क्लास लेंगे, सही ठीक है, कल हम शाम 7 से 10 बजे एक मैराथन क्लास लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं क्या करूं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक और रह गया 19-20 वाला, उसको सॉल्व कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे आपको कुछ 100 क्वेश्चन का कुछ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ऐसा कुछ जितना हो सकता है 3 घंटे में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप का मैं सॉल्व कर दूं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करूं, ये दोनों मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपके जवाब के हिसाब से फिर मैं अगला सेशन बना रहा हूं। ठीक है, वैसे मेरे दिमाग में मामला सेट हो चुका है क्या करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेईएसएस। जेईएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम से पूछा गया है। तो भाई ये तो आंसर ही बोल दिया है ना, जेईएस जावा एक्सपर्ट सिस्टम सेल, जावा एक्सपर्ट सिस्टम सेल है वो जेईएस का फुल फॉर्म हमारा हो रहा होता है। जावा स्क्रिप्ट तो इसमें होएगा नहीं, जावा एक्सपर्ट सब सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम सेल इज द बेस्ट, मतलब यही होता ही है, जावा एक्सपर्ट सिस्टम सेल इज द राइट आंसर। तो बस आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जाना है एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। मैं बोल रहा हूं यार, क्वेश्चन बहुत टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन यही है कि आप अगर ये दिमाग में सोच के चलोगे कि मैं 10 ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा तो नहीं होने वाला है। मैंने पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट दिया है ना कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप ऐसा करो कि आपको सारे चैप्टर को ऐसा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मत जाओ डेप्थ तक, देख रहे हो सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि जो बच्चा हल्का सा भी एआई पढ़ा होगा, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है उसके, जिसे होता है ना कि ये है एक्सपर्ट सिस्टम, इसकी विशेषता ये है, इसके अवगुण ये है, इसका फुल फॉर्म, इतना भी अगर पढ़ा होगा तो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि 15 का 15 यूनिट पे आपको फोकस आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां पे काम कर। आप ये सोच के मत चलना कि ये 5 चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, आपको 15 पे 15, हाँ कहीं कम है, वो मैंने एक एनालिटिकल रिपोर्ट भी आपको दिया है कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो लेकिन ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते कि एक भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम हम छोड़ देंगे, एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ेंगे नहीं, हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे नहीं, आ गया ना ई कॉमर्स से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारे साइड ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है, पूछा यह गया कि इनमें से कौन सा है कि मेरा ड्यूरिंग ई कॉमर्स, बहुत क्या क्वेश्चन, ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड इंश्योर, हमें क्या इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या इंश्योर करना चाहिए, इंटीग्रिटी। कोई भी ई कॉमर्स अगर कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, इंटीग्रिटी तो होएगा, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी, ये किसी को नहीं मालूम होगा तो बता दो। कॉन्फिडेंसली मतलब, कॉन्फिडेंसली सबको पता है कि जो भेज रहा है जिसके पास जा रहा है, यानी मेरे अकाउंट से जा रहा है और मान लो कि फ्लिपकार्ट के किसी प्रोडक्ट के अकाउंट में जा रहा है, तो सिर्फ हमको और उसको पता होना चाहिए, बाकी दुनिया को क्या लेने देना। तो ये भी सही है, और सिक्योर भी होना चाहिए, नहीं कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इंटीग्रिटी का मतलब एक्यूरेसी, अगर हम 5 रुपया 10 पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो 5 रुपया 10 पैसा ही जाएगा उसके पास, ऐसा नहीं उसको राउंड फिगर करके भेज देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो नॉन एज ए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम लोग और किस नाम से जाना जाता है, यह पूछा गया। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी यहां पे आपको समझना पड़ेगा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको असिमेट्रिक हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग असिमेट्रिक हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी क्या है ये समझा देते हैं पहले। अगर मान लीजिए किसी को मैसेज हम हाई करते हैं तो हाई को कोड किया जाता है 10 में। ठीक है, तो इसे कहा गया इंक्रिप्शन, इसे कहा गया इंक्रिप्शन कहा गया, इसे इंक्रिप्शन कहा गया। और फिर इसको अगर अगले को मिला होगा 10 और फिर इसका डिकोड होता है तो इसे कहा जाता है डिक्रिप्शन। ये मेरा इंक्रिप्शन है और ये मेरा डिक्रिप्शन है। ठीक है, ये मेरा इंक्रिप्शन है, ये डिक्रिप्शन है। तो हाई है और ये इंक्रिप्शन है, ये डिक्रिप्शन है। जो
सिंपल टेक्स्ट है, इसको कहा जाता है प्लेन टेक्स्ट, इसको कहा जाता है प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, और इसे कहा जाता है साइफर टेक्स्ट, इसे कहा जाता है साइफर टेक्स्ट, और ये पूरे को सिस्टम को ही कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, इसे ही क्रिप्टोग्राफी हमारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्रिप्टोग्राफी। तो याद रखिएगा क्रिप्टोग्राफी के अलग अलग तरह का क्रिप्टोग्राफी होगा, तो उसी में से पब्लिक क्रिप्टोग्राफी है जिसको असिमेट्रिक ग्राफी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द नॉट ए फिजिकल थ्रेड, इनमें से कौन सा है जो फिजिकल थ्रेड मेरा नहीं हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन, जो नहीं भी कंप्यूटर पढ़ा होगा वो भी जवाब दे देगा। कौन सा है जो फिजिकल थ्रेड हमारा नहीं। फिजिकल थ्रेड कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें मेरा शरीर पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। हो सकता है कि मेरा मानसिक नुकसान पहुंच जाए, लेकिन शारीरिक नुकसान हमको नहीं कोई दे सकता है। थ्रेड मतलब धमकी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्टॉर्म आना, आंधी तूफान आ जाएगा, जाहिर सी बात है मैं उड़ जाऊंगा तो वो होगा। फायर से भी यानी आग लग जाएगा तभी मेरा शरीर जल सकता है। बाढ़ आ जाएगा तब भी हम हो सकता है, पता है बिहार में बाढ़ आता रहता है हमेशा, तो ये तीनों से मेरे हम लोग को फिजिकल नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मुझे हैक कोई करके ले जाएगा तो मुझे फिजिकल नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि मेरा पैसा ले ले, हो सकता है कि मेरा इंफॉर्मेशन चोरी कर ले, लेकिन फिजिकली नुकसान मेरा हैकिंग से नहीं होगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा नॉट ए फिजिकल थ्रेट में आ जाएगा। बाकी सब में फिजिकल थ्रेट में, सब में हम नुकसान होगा फिजिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा है जो कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की कैटेगरी में हमारा आएगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करता हूं SSL सिक्योर सेल, तो ये भी तो आता है सिक्योर सेल। ठीक है, सिक्योर सेल ये भी हमारा ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। सेट भी आता है, STTPS भी आता है। SSTTP नहीं कहते, इसको STTPS कहते हैं। STTPS कहेंगे, सही उच्चारण यही देखना, वेबसाइट में कभी दिखेगा यहाँ पर STTPS। तो ये भी इस्तेमाल किया जाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S4 सिक्योर होता है, S4 सिक्योर होता है। तो बेसिकली SSL यानी सिक्योर सेल है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, सेट के लिए भी किया जाता है। और STTP जिसको हम लोग STTPS ही कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। आप देखना कहीं भी वेबसाइट में अगर होता है हर जगह STTP होगा, लेकिन कुछ अगर पेमेंट वाला पार्ट होगा वहां पे HTTPS लिखा होगा। आज के दौर में हर जगह HTTPS ही आ गया, क्योंकि 90% काम हम लोग ऐसा कर रहे हैं जहां पे सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ रही है। हम लोग ईमेल शेयर कर रहे हैं, वहां भी सिक्योरिटी चाहिए। हम लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां भी सिक्योरिटी चाहिए। इवन कि आप मेरी ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हैं, वहां भी सिक्योरिटी चाहिए। तो आज के डेट में 90% वेबसाइट में HTTPS का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सारा क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारा का सारा मेरा यहाँ पे कंसिडरेबल हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू आइडेंटिफाई, सॉरी यार थोड़ा सा स्पेलिंग, एक्चुअली मैंने उस क्वेश्चन को क्रॉप ही किया, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें से किसका है जो टू आइडेंटिफाई मोबाइल मनी, मोबाइल मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मोबाइल मनी, तो अगर हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म अगर पता, विच यूज टू आइडेंटिफाई मोबाइल मनी, तो मोबाइल मनी क्या होगा, RSID नहीं होगा, MCID, हाँ MMID होगा, यानी मोबाइल मनी आइडेंटिटी, MMID मोबाइल। ठीक है, मोबाइल मनी आइडेंटिटी, MMID। ठीक, आइडेंटिटी, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा मेरा MMID में। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल से ई-कॉमर्स का क्वेश्चन था आपका थोड़ा सा। ठीक है, बस बोला जैसे MMID हो गया, तो हो सकता है कि UPI का पूछ दिया जाए, हो सकता है कि NEFT का पूछ दिया जाए, हो NFCI का पूछ दिया जाए, हो सकता है RTGS का पूछ दिया जाए, हो सकता है B2B पूछ दिया जाए, C2C पूछ दिया। मतलब मैं इस क्वेश्चन को टफेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। जो बच्चा हार्ड लेबोरियस स्टूडेंट है ना, वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है एस्टेट का, अगर सही रणनीति उसके पास है। क्योंकि आप उठा के देख रहे हो ना बेटा, ये पिछले साल का ही एग्जाम है, इसी साल हुआ है ना सितंबर में, तो एग्जाम तो बहुत टफेस्ट तो पूछा नहीं गया, यहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि आप अगर उठा के देख लो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या है आपका, सिंपल सा, अगर चैप्टर पढ़े हो, उसके पूरा पढ़े हो, उसके बारे में जानकारी, आप आंसर कर लोगे। तो इसी रणनीति पे आपको पढ़ाई करनी होगी।
ठीक है, पढ़ना पूरा होगा, है बहुत बड़ा सिलेबस। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सिलेबस कम है, सिलेबस आपका बड़ा है, आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको एक एक यूनिट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा प्रॉपर, तब जाके काम होगा। ऐसे नहीं हो अगर इस ऐसा समझ आ रहा है यार क्वेश्चन तो ठीक है, इतना ही इतना आ रहा है, ठीक है, नहीं, आपको प्रॉपर हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन का एनालिसिस कैसा, एनालिसिस तो मैं करके दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी आपको मांग रहा है एग्जाम, आपका हार्डवर्क मांग रहा है और कंसिस्टेंसी मांग रहा है ये एग्जाम। बस ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा अगर रेगुलर पढ़ेगा ना तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, बस इसी पे आपका टेस्ट है। ये मैं बता रहा हूं क्यों, देख रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड दे रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ही है ना, अगर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आंसर तो कर ही पाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अनक्लासिफाइड ईमेल इज कॉल्ड, अनक्लासिफाइड ईमेल को क्या कहते हैं? एक ऐसा ईमेल जिसका कोई क्लास यानी किसी कैटेगरी में नहीं आता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अनक्लासिफाइड ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल, स्पैम। यार अनक्लासिफाई को इसको अनक्लासिफाई कह दो या अनसॉलिक्टेड कह दो, ठीक है, अनसॉलिक्टेड, अनसॉलिक्टेड ईमेल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अनसॉलिक्टेड, तो इसको हम लोग स्पैम कहते हैं। बहुत जगह जंक मेल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में अनसॉलिक्टेड ईमेल को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे स्पैम ही कहेंगे, ठीक है, स्पैम ही कहा जाता है। जंक मेल भी कहीं कहीं आप लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जंक मेल नाम, सिंपल सा देखो ना कि आपका फोल्डर क्या बना होता है, स्पैम नाम का फोल्डर बना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं अनक्लासिफाइड ईमेल को क्या, अच्छा यहाँ पे शब्द लिखा है अनक्लासिफाइड ईमेल लिखा है ना, अनसॉलिक्टेड आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों से खिला रहा है, ठीक है, अगर शब्दों से खिला रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, शब्दों से खिला रहा है तो हमको भी शब्दों से खेलने आता है। तो अनक्लासिफाइड ईमेल को हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर हम कह सकते हैं ना यार, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जा रहा है तो ऑप्शन में आपका स्पैम भी हो सकता है, जंक भी हो सकता है, लेकिन जंक मेल नाम का कोई ऐसा जंक फाइल कह सकते हैं, ठीक है, स्पैम ही फोल्डर होगा, स्पैम ही होगा, ठीक है। बहुत जगह आपने जंक पढ़ा होगा लेकिन स्पैम ही होता है। अनक्लासिफाइड बोलो या अनसॉलिक्टेड बोलो, दैट इज कॉल्ड स्पैम होगा, ठीक है। चलिए, तो स्पैम इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेफर टू द सिमुलेशन मोशन पिक्चर। ये फिर आ गया आपका, मतलब मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आ गया, ये आपका सिर्फ आपका मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आ गया। और क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया रेफर टू द सिमुलेशन मोशन पिक्चर शोइंग मूवमेंट ऑफ ड्रॉन पिक्चर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिमुलेशन कहने का मतलब है मूविंग। तो सिंपल सा बात है यार, मूविंग पिक्चर को हम लोग कहते हैं, मूविंग पिक्चर अगर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बस यही सवाल है, मूविंग पिक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। वीआर वगैरह तो नहीं होगा, वर्चुअल रियलिटी वगैरह नहीं होगा। अब एनिमेशन को समझना है तो ऐसे समझो, एक मूवी आई तो मैं अपनी क्लास में इसका एग्जांपल जरूर देता हूँ, बच्चे अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। एनिमेशन को अगर समझना है तो ऐसे समझो, एनिमेशन जब भी बनाया जाता है तो ड्राइंग करके बनाया था, पहले मैनुअली ड्राइंग होता था, उसके बाद कंप्यूटराइज ड्राइंग होने लगा था। तो एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, तारे ज़मीं पे एक सीन बड़ा अच्छा था, जो दरअसल सफारी जो होता है, तो एक ड्राइंग बनाया था, उसके बाद एक नोटबुक था। अब ऐसा वो ड्राइंग बना था, अगर पूरे पेज को एक साथ ऐसे करता था ना, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, नहीं कॉपी नहीं है बराबर, होता तो मैं दिखा देता। अब अगर पूरे कॉपी को हम ऐसे फास्टली अगर मूवमेंट करते ना, तो ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने पापा से ऐसे दूर हो जा रहा था। अगर थोड़ा देखिएगा मूवी में उस सीन को, क्या था कि एक इस तरह से अच्छा से ड्राइंग को सीक्वेंस में डिजाइन किया था कि अगर फास्टली इसको मूव करता था, टेक्निकली लगता था कि उस अपने पापा से ऐसे दूर जा रहा है, ठीक, मम्मी पापा से दूर जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, वही है एनिमेशन, मूविंग पिक्चर को ही एनिमेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा एनिमेशन हो गया। अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग एग्जांपल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा? कैमरा से फोटो अगर क्लिक कर रहे हैं तो उसमें क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल होगा, पिक्सल का भी इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल होगा, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। पिक्सल क्या होता है? कोई भी इमेज बनता है तो इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट है, इमेज स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारा होता है, इमेज स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारा है, उसे ही हम लोग पिक्सल कहते हैं। इमेज दो प्रकार का होता है, एक वेक्टर इमेज होता है और एक मेरा रास्टर इमेज होता है, ठीक है। वेक्टर इमेज यानी आपने इस तरह का इमेज देखा होगा बड़े बड़े बैनर वगैरह में, इसको वेक्टर इमेज कहते हैं। और ऐसे डॉट 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 इमेज देख रहे हैं, इसे हम लोग रास्टर इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर और रास्टर इमेज दो प्रकार का, तो सारे चीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम लगता है जल्दी खत्म हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज देखो मैं कर देता 2 घंटा वाला पार्ट, लेकिन पार्ट यहाँ पे ये है ना कि अगर एक वीडियो में 2 सेशन अगर 2 ईयर का करवाते प्रीवियस ईयर, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता, ठीक है। चलिए, तो
आज ये खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी हो गया, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम लोग, लगभग लगभग हो ही गया सारा, तो 96 तक पहुंचे हुए। द एलाइजिंग effect of an image can be reduced using which of the following method? Aliasing effect on image, allies करना है image, can be reduced using which of the following method? By reducing the high frequency component of image by classifying the image, by increasing the high frequency component of image by classifying the image, फ्रीक्वेंसी को घटा के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, या फिर अगर मैं बात करता हूँ एलाइजिंग इफेक्ट को अगर मेरे को कम करना है तो पहले फ्रीक्वेंसी को मेरे को तो रिड्यूस ही करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को तो मेरे को रिड्यूस ही करना पड़ेगा, पहला चीज़ तो ये हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को तो रिड्यूस ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन कहाँ पे रिड्यूस होगा? आपका फ्रीक्वेंसी में रिड्यूस होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, एलाइजिंग इफेक्ट ऑन एन इमेज। एलाइजिंग इफेक्ट कहने का मतलब ये हो गया ना कि हम लोग ये कहते हैं ना, बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज, ठीक है। कोई भी इमेज अगर होता है ना, तो जैसे मैंने बताया कि हाँ, अगर एनिमेशंस वगैरह का काम कोई किया होगा तो अब इसने थोड़ा सा फुल किया होगा। तो बेसिकली अगर कोई भी इमेज अगर बन रहा है, मान लो, तो अगर कोई भी इमेज है 2D इमेज है, कोई भी 2D इमेज है, ठीक है, तो 2D इमेज है, तो बेसिकली क्या है कि अगर बहुत अच्छा अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो आप नोटिस करना आपको ऐसे ऐसे करके दिखेगा, ठीक है, 2D इमेज है ना, तो अगर पूरा नोटिस, जो ग्राफिक्स का काम करता है उसको ज़्यादा पता होगा, यानी कि उसको पूरा पता है कि ये जो इमेज है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये इधर कितना एरिया कवर कर रहा है, ये इधर कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप सब तो ग्राफिकल फॉर्म में देखता है पूरा एक्स डायमेंशन कितना है, वाई डायमेंशन कितना है, इसी चीज को, तो बेसिकली इसी को कहा जा रहा है हमारा अराइजिंग इफेक्ट, इसको आप लोग कह सकते हैं एक तरह से, यही चीज है हमारा अराइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रिड फॉर्म में है दैट इज थिंग, तो पूछा गया है द अलाइजिंग इफेक्ट, एलाइज का मतलब एक तरह से क्लाउन भी होता है, ठीक है, तो ओरिजिनल इमेज का क्लाउन, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ। मूवी अगर हम देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि इधर एक फोटो दिख रहा है और इधर ऐसे ग्रिड फॉर्म में, पता नहीं कौन मूवी में एक्चुअल दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है, तो देखना कभी कभी ऐसा होता है कि इधर दिखेगा एकदम ग्राफ वाइज फोटो और इधर दिखेगा अच्छा फोटो, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्लाउन वगैरह बनाने का काम होता है, अचानक मूवी का नाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा उसमें ऐसा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, दैट इज को एलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, जो ग्रिड फॉर्म में दिख रहा है। तो वही पूछा गया, द एलाइजिंग इफेक्ट ऑफ एन इमेज कैन बी रिड्यूस यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सा बात है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट बाय इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें पूरा ग्रिड चीजें दिख रहा है तो उसको हम थोड़ा सा ब्लर करेंगे ना, तो वो जो लाइनिंग जो दिख रहा है एग्जैक्ट वो नहीं दिखेगा। ये उसी प्रकार से है जैसे कि अगर कोई इमेज ब्लर होता है तो हम मेरे गाल में अगर तिल है तो वो दिखेगा नहीं, सेम चीज उसी तरह की चीज है। अगर मेरे चेहरे पर ऐसे ग्राफ बना है, जाहिर सी बात है मैं भी एक तरह से इमेज ही के रूप में दिख रहा हूँ ना अभी वीडियोज के फॉर्म में, तो ये भी मेरा ऐसे ग्राफ बनेगा, मैं मुझे थोड़ा सा ब्लर कर दोगे तो मेरे चेहरे पर कुछ ग्राफ दिखेगा नहीं। जो एनिमेशन वाले थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ों को समझ सकते हैं, तो बेसिकली वही चीज़ है, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकते हैं कि अगर इस वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर दें तो मेरा यहाँ पे ये तिल है ये आपको दिखेगा नहीं, दैट इज द थिंग। तो वही चीज है, बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग द नेक्स्ट स्टेप फॉर इमेज प्रोसेसिंग आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेस करने के बाद अगला स्टेप कौन सा किया जाता है किसी भी इमेज का? कंप्रेस करने का मतलब छोटा, तो कंप्रेस करने के बाद कौन सा काम कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, जो मॉर्फोलॉजिक प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन का कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, तो कंप्रेस करने के बाद मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेगमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये हमारी राइट आंसर, ठीक है। तो वो हमारा हो गया मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये आपका मल्टीमीडिया से ही लिया, ये सारा क्वेश्चन देख रहे हो, हर चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है, हर चैप्टर से आपका क्वेश्चंस लिया गया, ये आपका मल्टीमीडिया वाला ही पार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली
मॉर्फोलॉजिकल नेक्स्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेस करने के बाद क्या किया जा सकता है, तो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग ही किया। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहने का मतलब यही हो गया कि जो अभी हम लोग कर रहे थे ना रेंडरिंग वाला काम, जो हम बता रहे थे कि भाई ग्राफ से हटा के ओरिजिनल ला रहे थे, कि जो पूरा थोड़ा सा ऐसे सेल फॉर्म में दिख रहा था उससे थोड़ा सा ब्लर कर रहे थे, तो उसी प्रोसेस को, यानी कि जो एक क्लाउन टाइप का इमेज बना है और वहां से एक्चुअल जो लोगों को देना है उस फॉर्म में लाने को ही मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही वाला पार्ट है ये, यानी कि जब कोई इमेज क्रिएट हो रहा होता है पूरा ग्रिड फॉर्म में प्रोसेस करके हम आगे ले पाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग ये कह देंगे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, उसी वाला मतलब एलाइजिंग वाला जो काम कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस को कहा जा रहा है। तो कंप्रेस के बाद यही काम हमारा हो रहा होता है। कंप्रेस का मतलब रिड्यूस करना। ठीक है, विच आर फॉलोइंग इज द फॉलोइंग एब्रिविएशन जेपीजी, ये इमेज से फुल फॉर्म लिया गया। अनदर इजी क्वेश्चन, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये इमेज का टाइप है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे नहीं भी होंगे वो भी बता देगा। ठीक है, इसके अलावा अभी आरबी इमेज का फॉर्मेट है, जैसे पीएनजी हमारा इमेज फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक आपका जीआईएफ होता है, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये भी आपका एक इमेज का टाइप होता है। उसके बाद हमारा होता है पीएनजी हो गया, जीआईएफ हो गया, जेपीजी हो गया, बीएमपी हो गया, बिटमैप इमेज, ये भी आपका एक इमेज का टाइप होता है। तो ये सब मेरा एक इमेज का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज द डायनेमिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल ऑफ द इमेज, ये भी आपका एनिमेशन से ही मतलब मल्टीमीडिया टूल से ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब इमेजेस वगैरह के बारे में, रेंडरिंग प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ तक ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, विच ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम होता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग बहुत सारा रूल है वहाँ पे। तो कौन सा होगा था, विच ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज द डायनेमिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल इन द ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज द डायनेमिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल। तो डायनेमिक रेंज को कौन करेगा, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन जी नहीं, अब कॉन्ट्रास्ट ही है जो थोड़ा सा वो चीज़ बढ़ा सकता है। पावर लो ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं करेगा। तो राइट आंसर मेरा हो गया कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग टीवी में देखते हो ना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना, ब्राइटनेस बढ़ाना, तो दैट इज उसी से ये कोरिलेट कर लो। ठीक है, तो ये ग्रे लेवल है जो इंक्रीज करेगा डायनेमिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल ऑफ इन द इमेज, वो आपका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 100 क्वेश्चन, ताली मारो यार, 100 क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया, सॉल्वेबल। ठीक है, मल्टीमीडिया वाइडली यूज टू एड अ स्पेशल मल्टीमीडिया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये मल्टीमीडिया क्या होता है, मैं हट जाता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या होता है, ये एक दिमाग में क्वेश्चन बनता है बच्चों का। तो मल्टीमीडिया कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट इज नॉन एज ए मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज टू एड स्पेशल इफ स्पेशल टू मूवी, स्पेशल अरेंजमेंट टू मूवी, जी नहीं, स्पेशल अटैचमेंट टू मूवी, स्पेशल इफेक्ट टू मूवी। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों फाइनली हमारा 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करो, 50 नंबर ही आपको लाना। मैं जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए चलो अलग अलग है, और भी कम है जो कैटेगरी वाइज होंगे। तो आराम से आप यहाँ से 75 नंबर आराम से ला सकते हैं। लेकिन आराम कहने का मतलब है नहीं कि हम सोए रहेंगे और एग्जाम के दिन उठेंगे तब मेरा आ जाएगा। यानी कि हर दिन आप छोटा छोटा बेबी स्टेप भी लेके चलोगे तो आपका मार्च में अगर जब पेपर होगा तो आप उसके लिए तैयार है कि आराम से एग्जाम को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं करना है कि रात रात नहीं, हर दिन करना। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मेरा बच्चा मतलब हर दिन एक एक कदम चले। ऐसा नहीं कि भाई एक बार ही दौड़ना, धीरे धीरे अगर चलने स्टार्ट कर दिया मेरा बच्चा तो जब वो खड़ा हो जाएगा तो भाई खड़ा ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, और अचानक किसी बच्चे को ऐसे हम उठा के खड़ा कर देंगे बिना क्रॉल किए हुए तो बच्चा गिर जाएगा। तो आप आराम से हर दिन नोट्स चैप्टर पढ़िए। मैंने सारा चैप्टर दिखा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दिया सारा। एक एक चैप्टर को पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, प्रॉपर नोट्स को एनालिसिस कीजिए, इससे क्वेश्चंस क्या बन सकता है इस पे फोकस कीजिए सारा। बहुत तरीके से आपका एग्जाम निकलेगा। और मैंने पहले ही एग्जाम में आपको ये बताया था कि बेटा ये एग्जाम मेरा है ना कि अगर 100 बच्चा अप्लाई करेगा तो 100 बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। इसमें कोई सीट वाला लिमिटेशन तो है नहीं। अगर आप इसको हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच के अप्लाई कीजिए कि मुझे क्वालिफाई करना है। जो जो करना पड़ेगा उसको अगले 3 महीने तक करने के लिए तैयार रहिएगा कि ये सर मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए तो दैट्स ऑल ऑफ द डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं दूसरा स्टार्ट कर देता लेकिन कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा। तो कल मैराथन क्लास में या तो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा
एक्सपेक्टेड टाइप का, या फिर मैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर जो 2019-20 वाला क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करूँगा। आपको क्या चाहिए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर उसी हिसाब से चयन करके काम किया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो एक जरूरी सूचना और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बैचेज हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्लानिंग बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सारा मेरा थॉट प्रोसेस है, इस बैच में हम डाल के लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाह रहे हैं, इनरोल कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कैसे इनरोल करने का तरीका है। आप इसको इनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा 150 नंबर का हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें 100 नंबर का कंप्यूटर और 50 नंबर का जनरल, ये सब की क्लासेस यहाँ पे आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। जब इसको आप इनरोल कर रहे होंगे तो और Y706 का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको 1700 से 1800 रुपये की कैटेगरी में ये बैच आपको मिल जाएगी। कल मुझे कमेंट आया कि सर मुझे ये बैच ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा उस समस्या का भी मैं आज निवारण कर ही देता हूं, क्योंकि एक बच्चे हमसे कमेंट आ गया कि सर मुझे बैच मिल नहीं रहा है वो वाला। चलिए, तरीका ये होगा, आप Adda24 के वेबसाइट पे जाइएगा या एप्लीकेशन है तो उसी में जाइएगा। उसके बाद ये जैसे आप कोर्स लॉग में जाते हैं, आप चूंकि स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाना कहाँ है, तो आपको जाना है स्टेट लेवल में। आप कहाँ जाइएगा प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्सप्लोर योर एग्जाम। तो आपको बहुत, हम मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको स्टेट लेवल में जाना है। स्टेट लेवल में चूंकि आप बिहार में हैं तो बिहार में जाइएगा, और बिहार में जाने के बाद आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आइए यहाँ पर देखिए क्या क्या है। आप बिहार एस्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार एस्टेट पेपर 2 पे चल गए, पहला ही कोर्स मेरा है, आप इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद बाय नाउ में गए। बाय नाउ के बाद इसकी फ़ी अभी भी जो मैंने बोला उससे ज़्यादा ही है, तो अब इसको कम करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि Y7, ठीक है, Y706 जैसे ये अप्लाई करेंगे ये फ़ी घट के मेरा कितना हो गया, 1800 रुपया। और अगर एप्लीकेशन से लोगे तो ये और भी गए, यानी 1700 से 1800 पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉइन्स दिया रहता है। आप अगर एप्लीकेशन बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, कुछ कॉइन्स होता है जो 1700 से 1800 रुपये के आसपास ये पड़ जाता है। तो Y706 का इस्तेमाल आप कर लिए हैं तो आपको ये कितना, ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी बैच के बारे में हम बात कर रहे थे तब से। ठीक है, दैट्स इज द बैच। ठीक है, तो आप Y706 का इस्तेमाल करके इसमें इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो चलिए, और YouTube क्लास तो आपका रात 8 बजे रोजाना चल रहा है, तो कल जुड़िए एक बार। कल 7 बजे ही लूंगा, मैराथन क्लास लूंगा कल। ठीक है, जुड़िए शाम 7 बजे, और लगते हैं यार इस बार कुछ करते हैं गजब। ठीक है, टेक केयर, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।